Good morning, class. So in last class we have started the chapter number 1. ठीक है, the nature and scope of business economics. ठीक है, और उसमें हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट में कि इकोनॉमिक्स क्या होती है. उसमें कोई किसी को डाउट है? बोलो. चलो ठीक है, तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि जो इकोनॉमिक अगर हमने बात की थी कि किसी भी इकोनॉमिक के पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, और जिसकी वजह से उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड वांट को क्या कैसे हम सेटिस्फाइड करें. तो इसी में एक हमारा छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग कवर करते हैं, रीजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. कौन सा? तो हमारा आज का टॉपिक कौन सा है? रीजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो हेडिंग है हमारी कौन सी? रीजन्स ऑफ रीजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. ठीक है, क्या रीजन्स है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? पहला रीजन बताओ क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था ना, फर्स्ट वन कौन सा है? हाँ, तो फर्स्ट वन इज, पहला रीजन है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स. स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, और इसको और क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज को लिमिटेड रिसोर्स. क्या बोलते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज. लिमिटेड रिसोर्सेज. तो वर्ल्ड में कोई भी इकोनॉमी हो, वर्ल्ड के अंदर कोई भी इकोनॉमी हो, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उसके पास किसी न किसी रिसोर्स की कमी होती है. लाइक अगर हम बात करें यूएसए, तो यूएसए के पास अगर कैपिटल ज़्यादा है तो मैन पावर कम है, वहाँ पर स्कैरसिटी ऑफ क्या है? मैन पावर, है ना. ऐसे ही अगर हम बात करें गल्फ कंट्रीज, उनके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर ज़्यादा है तो वाटर की स्कैरसिटी है ना, फूड ग्रेन की स्कैरसिटी है. तो वर्ल्ड के अंदर कोई भी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, और स्कैरसिटी इज अ नेचुरल फिनोमिना. स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी थी और आगे भी रहेगी. क्लियर हो माइंड ये? लाइक अगर हम एग्जांपल बताओ कोई स्कैरसिटी का, जैसे हमने एग्जांपल लिया था किसका? हमने फैमिली का एग्जांपल लिया था. फैमिली के पास रिसोर्स कैसे हैं और वांट्स कैसी हैं? फैमिली अनलिमिटेड होती है. तो स्कैरसिटी, और स्कैरसिटी की वजह से ही, क्योंकि रिसोर्स कैसे हैं? लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्स से हम अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाइड, तो हर इकोनॉमी के पास किसी न किसी चीज की स्कैरसिटी रहती है. क्लियर हो पॉइंट ये? नेक्स्ट, तो ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम हुई. सेकंड प्रॉब्लम क्या है? एक तो रिसोर्स लिमिटेड है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. तो वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड है. ठीक है, कैसे अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स? कैसे गौरव बताओ, कोई एग्जांपल दो. हाँ, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं. अभी आयुषी के पास कौन सा फोन है? रियलमी. ठीक है, तो ये लास्ट फोन है हमारा. इसके बाद कोई फोन नहीं खरीदेगी ये? कब खरीदा था ये? कब बाय किया था इसको? 1 साल हो गया. तो धीरे धीरे माइंड में आना स्टार्ट हो चुका होगा कि अब दूसरा फोन लेना है. फैक्ट है ये. हाँ, अब जैसे मैंने कार बाय की थी बलेनो 2018-19 में, अब मेरा दिमाग चल रहा है कुछ ना कुछ नई लेनी है गाड़ी. तो क्या होता है? बॉन्ड्स कैसी है हमारी? अनलिमिटेड होती है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको ले सकते हो. अगर हम बात करें फैन की बात करें, तो पहले आपको पता था फैन नहीं होते थे, इलेक्ट्रिक फैन, कपड़े के फैन यूज होते थे, है ना. डॉक्टर्स के पास जाते थे, कपड़ा बंधा हुआ था और उसको खींचते थे लोग इस तरह मैनुअली. पेशेंट का ट्रीटमेंट होता था और साथ वाले फैन खींचते थे. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास फैंस आ गए. कौन सा फैन आया सबसे पहले? टेबल फैन, जिसके सामने बैठना पड़ता था. ये लिमिटेशन थी उसके अंदर, बोलो. तो लोग फिर उस लिमिटेशन को रिमूव किसने किया? सीलिंग फैंस आ गए. सीलिंग फैंस में सर गर्मियों में गर्म हवा आती थी, तो क्या बनाया हमने? कूलर बनाया. कूलर में आवाज आती थी, तो क्या बनाया? एसी बनाया. एसी में पहले कौन सा एसी बनाया था? विंडो एसी बनाया. उसके लिए दीवार तोड़ो, है ना, खिड़की पे लगाओ, लिमिटेशन थी. तो इसके लिए क्या किया? कौन सी एसी बना ली?
स्प्लिट एसी बना ली, है ना। स्प्लिट एसी में पहले इन्वर्टर लगाना पड़ता था अलग से, स्टेबलाइजर लगाओ, तो उसको भी रिमूव कर दिया। कौन से आ गए? इन्वर्टर एसी आ गए, और थोड़ी देर में एसी इतना बड़ा हो जाएगा, होगा, क्योंकि घर कैसे हो रहे हैं, छोटे छोटे होते जा रहे हैं, इस रूम में जगह ही नहीं होती एसी लगाने की, तो क्या होगा? ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल ले लो फोन का, पहले लोग कम्युनिकेट कैसे करते थे? किसके थ्रू? एनिमल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। फिर राजा वगैरह तो अपने पर्सनल एम्बेसडर्स रखते थे, वो जाते थे उनके लेटर वगैरह लेकर के, उनका आता था ना, देखा होगा मूवीज में पढ़ते हैं राजा के सामने, हाँ इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद वो सर्विस सबको मिलने लगी, पोस्टमैन अपॉइंट कर दिए गए, तो वो सब पब्लिक का ले जाते थे। फिर लेकिन टाइम लगता था, लेटर के लिए वेट करते थे, 2-3 दिन में लेटर आएगा, एक लेटर इधर से आया, फिर 2-3 दिन में लेटर उधर से आया, तो चीज़ों में टाइम लगता था। फिर इसके लिए क्या किया? पोस्ट ऑफिस में स्टार्ट हुआ था जल्दी लेटर भेजने के लिए, कौन सी चीज़ थी? टेलीग्राम, है ना। तो टेलीग्राम आया, टेलीग्राम के बाद टेलीफोन्स आए, लैंडलाइन वाले फोन्स आए पहले, जिसमें घुमाते थे एक सर्कल, 1 डायल किया फिर घुमाया, 2 डायल किया फिर घुमाया, फिर नॉर्मल फोन आ गया, लैंडलाइन फोन आ गया, फिर पड़ोसियों के यहाँ फोन करना पड़ता था, बात करा दो। मेरे साथ ऐसा होता था, बात ही नहीं कराते थे वो, है ना, लैंडलाइन फोन्स के लिए। तो मैं लैंडलाइन फोन लगवाने वाला ही था घर पे, तब तक क्या आ गया? मोबाइल फोन आ गया, है ना। अब मोबाइल फोन में पहले कौन सा आया था? हाँ, कौन सा फोन था पहला? पैनासोनिक, मोटरोला, इन कंपनीज का आता था। पैनासोनिक का था, हाँ, ब्लैकबेरी बाद में आया, पहले था मोटरोला का आता था, पैनासोनिक का आता था, और LG ने निकाला था फोन, LG का फोन आता था रिलायंस के साथ, रिलायंस कॉम का, है ना। उसके बाद फिर आया ये नोकिया 1100, 1200, 1600, ठीक है। उनके अंदर वही एक ही गेम, कौन सा वाला? सांप वाला एक ही गेम खेलते रहो। फिर क्या हुआ? ब्लैकबेरी आया, है ना, वो भी स्मार्टफोन बन गया, ब्लैकबेरी स्टैंडर्ड बन गया थोड़े दिन के लिए, लेकिन उसमें नेट वगैरह अच्छा नहीं चलता था। फिर क्या आया? एंड्रॉइड फोन्स। कौन लेकर के आया? सैमसंग। सैमसंग वाला फोन महंगा होता था, एंड्रॉइड वाला। वो उसके बाद कौन आया? MI, सस्ता और फीचर्स ज्यादा, ठीक है। देन वो ओप्पो, वीवो, ये सारे फोन्स आ गए। फिर एप्पल आईफोन, वो आ गया। और पहले मेगापिक्सल एक होता था, 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, अभी 100 मेगापिक्सल तो पहुंच ही गए हैं, लेकिन हम अभी भी सेटिस्फाइड। थोड़े दिन बंदा सामने खड़ा होगा तो पता चलेगा, है ना। बोलो, तो ह्यूमन वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड, कीप ऑन चेंजिंग। हम एक वांट सेटिस्फाई करते हैं, दूसरी वांट अपने आप ही इमर्ज हो जाती है। देखो, अकेले मोबाइल फोन ने कितना बड़ा इंडस्ट्री बना दिया, कितने सारे लोगों को जॉब्स मिल रही है, ठीक है। चलो, तो एक तो रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, और ह्यूमन वांट्स कैसी होती हैं? और हाँ, अनलिमिटेड होती है। और थर्ड प्रॉब्लम, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। एक तो रिसोर्स लिमिटेड है, और जो लिमिटेड रिसोर्स है उनके मल्टीपल यूजेस भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड है, और इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस कितने हैं? काउंट कर सकते हो? कितने इक्विपमेंट चलते हैं? हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतने सारे इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं। तो इसके इलेक्ट्रिसिटी की स्कैर्सिटी बढ़ेगी या कम होगी? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन तो कई गुना बढ़ गया, 5000 से 4 लाख मेगावाट तक पहुंच गए, लेकिन उसके मल्टीपल यूजेस होने की वजह से उसकी स्कैर्सिटी बढ़ गई। क्लियर हुआ? फूड ग्रेन, अगर हम बात करें, वाटर के कितने यूज है? लाइफ ही नहीं है बिना वाटर के, तो ठीक है, तो उसकी स्कैर्सिटी बढ़ेगी। क्लियर हुआ? लैंड एक तो लिमिटेड है हमारे पास, उसके साथ साथ लैंड के यूज कितने हैं, ठीक है। और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से हर एक इकोनॉमी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जिनको बोलते हैं हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। क्योंकि हर एक इकोनॉमी पर रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, और जो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेज ही होते हैं। इसीलिए उनको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड वांट को कैसे सेटिस्फाइड। इसलिए मैंने बताया था, इकोनॉमिक्स is a social science which study the way society choose to use limited resource which have alternative uses to produce goods and services and distribute them among the different section of the society to satisfy their wants. Clear हुआ? तो उसकी स्टडी क्या कहलाती है? इकोनॉमिक्स कहलाती है। क्लियर? और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से हर एक इकोनॉमी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिनको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। जितने भी कंट्रीज हैं वो अपने आप में क्या है? एक इकोनॉमी है, लाइक इंडियन इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, और उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिनको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू, योगी आपका यूनिट 2 है,
ठीक है, और वो प्रॉब्लम किसकी वजह से है? ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो हर इकोनॉमी को डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि लिमिटेड रिसोर्स को कैसे यूज करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस नहीं करना है। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट कौन सा बताया ना आपको, यूनिट 2, कौन सी? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। वो किससे रिलेटेड है, किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से। समझ में आया? इकोनॉमिक रीजन्स की वजह, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से हर एक इकोनॉमी को कुछ ना कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिनको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी या बेसिक्स, है ना, प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो कि हमारी कौन सी है? यूनिट 2। देखो यहीं पर होगी, ये रही, इसको, ठीक है, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी हम इस यूनिट 1 को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इस पे आएंगे। डन। अब यूनिट 1 का नाम क्या है? क्या नाम बताया मैंने आपको यूनिट 1 का? नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना। चैप्टर 1 का नाम क्या है हमारा? नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हमने पहले क्या डिस्कस किया? इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन डिस्कस हो गई। इकोनॉमिक्स में किसी को कोई डाउट? अब जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स कैन यू डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। इसको बाद में कवर करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स समझ में आ गया? पहले बताओ, फिर हम आ जाते हैं पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स पे। कहाँ पे आ जाते हैं? हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर हो गया, लेकिन हमारी बुक कौन सी है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो बताओ कैसे डिफरेंट है ये, बताओ। बोलो। वापस आओ पहले, चलो ये रिलेट सीक्वेंस ही चलते हैं, ठीक है। बाद में आएंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स पे। तो हमने बताया इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट वन इज माइक्रो, देन मैक्रो, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले कौन सा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज माइक्रो? माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, और मैक्रो मीन्स लार्ज, है ना। माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स लार्ज, ठीक है। अब माइक्रो का मतलब स्मॉल, मतलब इंडिविजुअल। तो स्मॉल का मतलब यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? पूरी इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, इंडिविजुअल यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर हम पर्टिकुलर यूनिट को स्टडी करते हैं। वो क्या कहलाएगा? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, है ना। क्या बोल सकते हो? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। Microeconomics is study of individual unit. Here, whole economy is divided into small parts, and we study only single unit, that is known as तो microeconomic study of individual unit like aggregate individual demand. क्या बोल सकते हो आप? individual demand, individual income या individual supply, individual प्रोड्यूसर या सिंगल प्रोड्यूसर, एक ही बात है ना। बोलो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या फॉर्म,
और बताओ इंडिविजुअल, कंज्यूमर, सो ऑन। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। हियर होल इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल स्मॉल पार्ट, देन वी स्टडी ओनली सिंगल यूनिट दैट इज नोन एज फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर एटसेट्रा। क्लियर हुआ? अच्छा, इंडिविजुअल स्टडी क्यों करते हैं? किसी भी चीज को इंडिविजुअली स्टडी करने की जरूरत क्यों है? अगर मुझे जानना है कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट कैसे स्टडी कर रहा है तो मुझे उसको इंडिविजुअली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, है ना? उसके अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, तो इंडिविजुअल की जरूरत क्यों है स्टडी करने की? अगर हमें किसी के बारे में डिटेल में जानना है कि वो कैसे बिहेव करता है, वो क्या बाय करता है, कितना बाय करता है, कहाँ से बाय करता है, किस प्राइस पर कितनी सप्लाई करता है, तो हमें उसको इंडिविजुअली स्टडी करना। वैसे ही जैसे पूरी क्लास है, क्लास का बिहेवियर अलग होता है और इंडिविजुअल का जो स्टूडेंट है उसका बिहेवियर, तो कोई स्टूडेंट कैसे बिहेव करता है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उस स्टूडेंट को इंडिविजुअली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो अगर किसी भी चीज की डीप स्टडी करनी है, इंटेंसिव स्टडी करनी है, तो हमें उसकी इंडिविजुअल स्टडी करनी पड़ेगी। तो इंडिविजुअल स्टडी क्यों करेंगे? फॉर डीप और फॉर डीप एंड इंटेंसिव स्टडी के लिए हम उसको इंडिविजुअल स्टडी करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, लाइक डिमांड, अब किस प्राइस पर कंज्यूमर कितना बाय कर रहा है? डिमांड, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने पर डिमांड। तो पहले तो इंडिविजुअली चेक किया गया होगा, एक कंज्यूमर ने प्राइस कम होने पर ज्यादा बाय किया, दूसरे और प्राइस कम होने पर ज्यादा बाय किया, प्राइस ज्यादा होने पर कम बाय किया, तभी तो। और इसका मतलब बाकी सब कंज्यूमर ऐसे कर रहे हैं, तो उसको लॉ बना दिया गया अजम्पशन लेकर के, है ना? तो कैसे पता चलेगा? जब उसको ऑब्जर्व कंज्यूमर, लाइक अगर हम बात करें कोई भी कंज्यूमर क्या बाय करता है, कितना बाय करता है, कहां से बाय करता है, उसके लिए हम उसको इंडिविजुअली स्टडी करना। कोई भी प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है ना, किस स्केल पे ऑपरेट कर रहा है, कौन से स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे ऑपरेट कर रहा है, उसके लिए हम उसको इंडिविजुअली स्टडी करना। सप्लायर किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, समझ में आया पॉइंट ये? तो किसी भी इंडिविजुअल को अगर हमें किसी चीज की डीप स्टडी करनी है, इंटेंसिव स्टडी करनी है, तो उसको इंडिविजुअली स्टडी करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? बोलो। अब यहां पर हमने क्या किया था? इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी डिवाइड होल इकोनॉमी इनटू द स्मॉल स्मॉल पार्ट्स ना। बोलो, पूरी इकोनॉमी को क्या करते हैं हम लोग? यहां पर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, सेग्रीगेट कर देते हैं और एक पर्टिकुलर पार्ट को स्टडी करते हैं। ठीक है, इसलिए जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज बेस्ड ऑन स्लाइसिंग मेथड। कौन से मेथड के ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन स्लाइसिंग बेस्ड ऑन स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? बोलो, स्लाइसिंग का मतलब क्या है? स्लाइस का मतलब किसी चीज के पार्ट्स बनाना ना। बोलो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, स्लाइस करना। क्लियर हुआ? इट इज बेस्ड ऑन स्लाइसिंग मेथड। और इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम और क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। तो इट इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी इकोनॉमिक्स क्यों बोलते हैं? रीजन, रिमोट है यहां पर, ये रहा। ठीक है, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? तो इसको हम प्राइस थ्योरी इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्राइस थ्योरी इकोनॉमिक्स? बताओ गौरव। बिकॉज ऑल थ्योरीज आर बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स की जितनी भी थ्योरीज तुम लोगों ने पढ़ी होंगी, दे ऑल आर बेस्ड ऑन प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें किसकी? डिमांड की, तो डिमांड
प्राइस इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है, और प्राइस डिक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड। तो जो डिमांड किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, किसके ऊपर बेस्ड है? प्राइस के ऊपर बेस्ड है। सप्लाई, प्राइस इंक्रीज होने पर सप्लाई इंक्रीज, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होने पर क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होगी। तो सप्लाई भी किसके ऊपर बेस्ड है? प्राइस थ्योरी के ऊपर। कंज्यूमर बिहेवियर, प्राइस इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर क्या करता है? किसी भी क्वांटिटी को कम बाय करता है, और प्राइस कम होने पर बिकॉज ऑफ द चेंज इन हिज सेटिस्फेक्शन, प्राइस बढ़ेगा तो उसका सेटिस्फेक्शन कम होगा, तो अपने वो चाहता है मैं जितना प्राइस पे करूं उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलना। तो जो प्राइस बढ़ता है तो प्राइस तो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने कंजप्शन को एडजस्ट कर सकता है। तो प्राइस को सेटिस्फेक्शन के बराबर लाने के लिए प्राइस बढ़ने पर वो कम बाय करता है, प्राइस कम होने पर ज्यादा बाय करता है। क्लियर हुआ? ऐसे ही प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करेगा, है ना, किस स्टेज पे प्रोड्यूस करेगा, उसको प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, उसको रिवेन्यू कितना आएगा, तो चाहे वो रिवेन्यू हो चाहे कॉस्ट हो, कैलकुलेट करेगा। तो रिवेन्यू कॉस्ट किस बेसिस पे कैलकुलेट करेगा? प्राइस पे। तो ऑल थ्योरीज आर बेस्ड ऑन, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आ गया सबको? सेकेंड कौन सा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मीन्स लार्ज, है ना, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट। देखो यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, और बताओ क्या क्या पढ़ते हैं मैक्रो में? कौन कौन से टॉपिक पढ़ के आए हो? एग्रीगेट डिमांड स्टडी किया, एग्रीगेट सप्लाई भी स्टडी किया होगा आपने, नेशनल इनकम भी निकाली होगी, डोमेस्टिक इनकम भी निकाली होगी, इन्फ्लेशन पढ़ा? बोलो, इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल, और बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा है ना अभी 12th के अंदर। और इनकम तो हो गया ना, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट वगैरह इसी में स्टडी करते हैं ना हम लोग। बोलो, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह। क्लियर हुआ? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्लियर हुआ? और इन मैक्रो इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमी इज ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पूरी इकोनॉमी को हम एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं, देन वी स्टडी दैट इज नोन एज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट, हियर वी ट्रीट होल इकोनॉमी एज अ सिंगल यूनिट, देन वी स्टडी दैट इज नोन एज। यहां पर हमने पार्ट्स बनाए हुए थे, तो यहां पर क्या करेंगे, इन पार्ट्स को जोड़ देंगे ना। बोलो, एग्रीगेट मान लेंगे। क्लियर? यहां पर हम पार्ट्स नहीं बनाएंगे, एग्रीगेट को स्टडी करेंगे, जनरल स्टडी करेंगे कि पूरी इकोनॉमी कैसे बिहेव, एक सिंगल प्रोड्यूसर कैसे बिहेव कर रहा है और सारे प्रोड्यूसर कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो सिंगल प्रोड्यूसर किसमें स्टडी करोगे? मैक्रो में। और ऑल प्रोड्यूसर किसमें स्टडी करोगे? सिंगल सप्लायर कैसे बिहेव करता है और सारे सप्लायर कैसे बिहेव करते हैं। तो सिंगल सप्लायर माइक्रो के अंदर और ऑल सप्लायर्स। क्लियर हुआ? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ एग्रीगेट, हियर वी ट्रीट whole economy as a single unit, then we study that is known as, which is based on lumping method. कौन सा method? It is based on slicing method, it is based on lumping। lumping का मतलब होता है लॉट्स बनाना, कलेक्ट करना, है ना, एग्रीगेट। डन। अब यहां पर तो ये सारी थ्योरी किस पे बेस्ड थी? प्राइस के ऊपर बेस्ड थी। यहां पर सारी थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड होंगी? All theories are based on income and employment, income and, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? That's why macroeconomics is also known as income and employment economics.
मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, बिकॉज ऑल थ्योरीज आर बेस्ड ऑन इनकम और एम्प्लॉयमेंट। अब कैसे बेस्ड है उसको डिस्कस करते हैं आगे। देखो अब इसको समझने के लिए हमें सर्कुलर फ्लो आपने पढ़ा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी, बताओ। हाँ, तो इसको समझने के लिए आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी पता होना चाहिए। अब किसी भी इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर होते हैं? किसी भी इकोनॉमी के अंदर वैसे तो 4 सेक्टर होते हैं। कितने होते हैं? लाइक हाउस होल्ड, एक तरफ हाउस होल्ड है, दूसरी तरफ प्रोड्यूसर, उन दोनों के बीच में गवर्नमेंट, और उसके बाद एक फॉरेन सेक्टर। तो जनरली प्रैक्टिकली कितने होते हैं? 4 सेक्टर होते हैं। लेकिन हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी में, सिंप्लीफाई कर लिया हमने, मान लेते हैं सिर्फ 2 सेक्टर हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी। और कौन कौन से? हाउस होल्ड और एंड प्रोड्यूसर या फर्म। बातें किए, बोलो। अब जो हाउस होल्ड है उसकी क्या होती है? बहुत सारी हाउस होल्ड की बहुत सारी वांट्स होती हैं, बोलो। और हाउस होल्ड को उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? गुड्स एंड सर्विसेज की। हाउस होल्ड की बहुत सारी वांट्स होती हैं और उन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, है ना। अब वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कौन करता है गौरव? हाउस होल्ड की बहुत सारी वांट्स है ना, और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए उसको? गुड्स एंड, हम सारे हाउस होल्ड हैं और हमारी सबकी क्या है? बहुत सारी वांट्स हैं, हम सबको बहुत सारी, और उन वांट सेटिस्फाई कैसे होंगी? या तो हम गुड्स बाय करेंगे, चाहे कंज्यूम करने के लिए, चाहे घर के लिए कोई रेफ्रिजरेटर लेना है, वॉशिंग मशीन लेनी है, तो चाहे ड्यूरेबल गुड्स लेंगे, है ना, या फिर कोई ना कोई सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, बोलो। तो जो भी हमारी वांट है वो कैसे सेटिस्फाई होंगी? गुड्स और वो गुड्स और सर्विस हम किससे लेते हैं? किसी न किसी कंपनी से, किसी न किसी प्रोड्यूसर से, बोलो। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है और किसको सप्लाई कर देता है? हाउस होल्ड के लिए सप्लाई कर देगा, क्या? गुड्स और सर्विसेज। लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर क्या अकेले प्रोडक्शन कर सकता है? कोई भी प्रोड्यूसर अकेले प्रोडक्शन, उसको अगर प्रोडक्शन करना है तो रिक्वायरमेंट किसकी होती है? जरूरत किसकी पड़ती है? हाउस होल्ड की। और किसके लिए? फैक्टर्स ऑफ, उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए ना। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लाइक लैंड चाहिए, क्या चाहिए उसको? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और एंटरप्रेन्योर ना, बिजनेसमैन, बोलो। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो जो लैंड, जो लोग अपनी बिल्डिंग रेंट पे देते हैं वो भी सोसाइटी में रहते हैं। जो फिजिकल वर्क करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, वो भी कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में। जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बैंक के पास जो डिपॉजिट है वो भी किसके हैं? सोसाइटी के हैं। और जो बिजनेसमैन है वो भी किसका पार्ट है? तो ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म के पास कहाँ से आए? हाउस होल्ड से, बोलो। और फर्म ने क्या किया? उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया और गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की, उनको सप्लाई कर दिया किसको? ऐसा रियलिटी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जितने भी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज हैं, या तो वो अपनी बिल्डिंग रेंट पे देते हैं, या फिर वो फिजिकल वर्क करते हैं, या फिर मेंटल वर्क करते हैं, या फिर अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, और या फिर वो बिजनेस करते हैं। इसके अलावा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं रियल फ्लो। इसको क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू इज नोन एज रियल फ्लो, ठीक है। रियलिटी में ऐसा हो रहा है। लेकिन रियल फ्लो के साथ साथ एक मनी फ्लो भी वर्क, कोई भी काम किसी के लिए फ्री में नहीं करता, है ना। तो उसके एवज में भी उसको कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए ना। तो जो लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करेंगे, प्रोड्यूसर उनको क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट करेगा। क्या करेगा? उसको फैक्टर पेमेंट करनी पड़ेगी ना। ठीक है। प्रोड्यूसर क्या करेगा? इनके लिए फैक्टर पेमेंट करेगा। और फैक्टर पेमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टर पेमेंट इन द एवज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जिन लोगों ने अपनी बिल्डिंग दी होगी, है ना, उनको क्या पे करेगा? रेंट। क्या पे करेगा? ये रेंट पे करेगा।
लेबर, जो लोग फिजिकल वर्क करते होंगे उनको वेजेस, और जो लोग मेंटल वर्क करेंगे उनको सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा, है ना, और जो बिजनेसमैन है एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। और ये सारे जो फैक्टर पेमेंट है हाउस होल्ड की क्या हो गई? इनकम ना, तो ये किसके पास आ गई? हाउस होल्ड के पास। अब हाउस होल्ड क्या करेगा? हाँ, क्योंकि उसने गुड्स एंड सर्विस बाय की है, तो जो भी इनकम होगी उसको वो खर्च कर देगा किसके ऊपर? गुड्स और सर्विसेज के ऊपर ना। और सारी इनकम किसको पे कर देगा? ये इसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? हाँ, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं मनी फ्लो। क्या बोलते हैं इसको? तो पूरी इकोनॉमी इन दो फ्लो के ऊपर काम, फ्लोरेंस, पूरी इकोनॉमी इन दोनों चीजों के ऊपर ही चलती है। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट ये? तो एक हमने सिंपल व्यू ले लिया, टू सेक्टर इकोनॉमी। क्या लिया? रियलिटी में सिर्फ दो नहीं है, रियलिटी में कितने हैं? अब इन दोनों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, हाउस होल्ड के बीच में और फर्म के बीच में, तो उनके मैनेजमेंट के लिए कौन है? गवर्नमेंट। और सिर्फ फर्म और प्रोड्यूसर ही है, बाहर की कंपनी भी तो है, तो फॉरेन सेक्टर भी होता है। तो टोटल कितने सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर? 4 सेक्टर होते हैं। ठीक है, इन प्रैक्टिकल हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। और ये हमने एग्जांपल किसका लिया? सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी का एग्जांपल लिया समझाने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है गौरव? बोलो। चलो, इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इन इकोनॉमी। क्या बोलते हैं इस टॉपिक को? सर्कुलर फ्लो ऑफ इन इकोनॉमी, मतलब पूरी इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। अब इसको मैं समझा क्यों रहा हूं? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला, उससे ये रिलेटेड है। ठीक है, अब आपने 12th में पढ़ा होगा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। पढ़ा है आपने? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? उसको निकालने के मेथड्स होते हैं कुछ, बताओ आयुषी। मेथड होते हैं? कितने मेथड होते हैं? सर्दी लग रही तुझे? हाँ, इधर आ गए। हाँ, लो इसको सही करो, प्लस कर दो। हाँ, तो इसको जो डोमेस्टिक इनकम होती है, नेशनल इनकम होती है, उनको निकालने के 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? हाँ, इन 3 मेथड के थ्रू हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला मेथड होता है हमारा, बताओ, वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा? वैल्यू एडेड मेथड। सेकेंड, इनकम मेथड। कौन सा होता है? इनकम मेथड। एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड से हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों मेथड अगर मैं तुम्हें पढ़ाने जाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा? मैक्रो के 4 चैप्टर पढ़ाने पड़ेंगे मुझे, है ना, तब ये कवर होगा। तो इतना डिटेल में मैं जाने वाला, जस्ट ओवरव्यू दूंगा अपने टॉपिक के हिसाब से। ठीक है, हाँ, तो पहली बात करते हैं किसकी? वैल्यू एडेड मेथड के। किसका? वैल्यू एडेड मेथड। क्या होता है, याद है कुछ? बताओ। वैल्यू एडेड इक्वल टू क्या होता है? अगर सारा अमाउंट जो प्रोड्यूस किया सेल हो गया, अगर सारा अमाउंट जो प्रोड्यूस किया वो सेल हो गया, तब इसका फार्मूला होता है सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। जितना अमाउंट कंपनी ने बनाया वो सारा का सारा सेल हो गया, तो क्या होगा? सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अगर सारा सेल नहीं हुआ, कुछ बच गया, तो जो सेल हुआ वो प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालोगे? पिछली बार का जो ओपनिंग स्टॉक था और अभी क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है जो भी गुड्स हमने बनाने के लिए रॉ मटेरियल लिया वो। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं? फ्लो। किसका? फ्लो का एग्जांपल लेते हैं, है ना, आटा। फ्लो का एग्जांपल लिया हमने। तो अगर किसी कंपनी को फ्लो बनाना है तो क्या चाहिए उसको? बीट। क्या चाहिए? बीट चाहिए, है ना। तो बीट हमारा क्या हो गया?
इंटरमीडिएट कंजप्शन, रॉ मटेरियल, है ना, वीट चाहिए। अब किसी भी कंपनी ने मान लेते हैं वीट लिया, वो लिया 200 रुपीज का, कितना 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 वीट लिया, 10 kg, 10 kg वीट कितने का लिया, 200 रुपीज का। अब जो फ्लो बनाएगा, आटा बनाएगा, तो उसका प्राइस भी सेम होगा। फ्लोरेंस, वीट कितने का लिया, 10 kg, ज्यादा होगा ना। हाँ, तो मान लेते हैं अब वो ज्यादा प्राइस निकलेगा कैसे, बीट का प्राइस तो खरीदा उस पे निकल आया, फ्लो का प्राइस किस पे निकलेगा, सेल पे। सेल करेंगे तभी तो पता चलेगा उसकी वैल्यू कितनी है, बोलो। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते सेल कितने का किया, 10 kg, 300 का, कितने का सेल किया, 300 का सेल हो गया, सारा अमाउंट सेल हो गया जितना फ्लो बनाया। 10 kg वीट लिया था, 10 kg से फ्लो बना कितना, 10 kg, है ना। और बीट की वैल्यू कितनी थी, और फ्लो की वैल्यू कितनी है। इसका मतलब बीट की वैल्यू में एडिशन कितना हो गया, वो वैल्यूएटेड हो गया, कितने रुपए का, 100 रुपीज का। अब मुझे बताओ, ये जो बंदा है जो फ्लो मिल वाला है, उसने 200 का 200 ही चार्ज क्यों नहीं किया फ्लोरेंस। 200 रुपीज का जब तुमने बीट लिया तो 200 ही में तुम्हें देना चाहिए था फ्लो। सिर्फ प्रॉफिट के लिए कर रहा है क्या, सिर्फ उसमें प्रॉफिट है क्या, इसमें सिर्फ प्रॉफिट है, फिर क्या है। आयुषी बता रही है, बताओ आयुषी। हाँ, उसको रिक्वायरमेंट किसकी होगी, वीट से फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, है ना। लाइक उसको एक लैंड चाहिए जहां पर वो अपना प्लांट लगा सके, मशीन लगा सके, फिजिकल वर्क करने वाले, मेंटल और फिजिकल वर्क करने वाले लेबर चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और खुद भी वहां पर बिजनेस कर रहा है तो उसको ऊपर प्रॉफिट भी तो चाहिए। तो अगर वो सेम 200 का 200 में देगा, उसको फायदा क्या होगा, लॉस होगा ना। तो जो भी कॉस्ट आएगी उसकी, फैक्टर कॉस्ट, इसको फैक्टर पेमेंट बोलते हैं, वही क्या उसकी फैक्टर कॉस्ट है। तो कॉस्ट कितनी आ रही है, 100 रुपीज की। जो भी बिल्डिंग लेगा उसको रेंट पे करना पड़ेगा, इंप्लॉइज के लिए वेजेस और सैलरी पे करने पड़ेंगे, और कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अपना भी तो प्रॉफिट निकालेगा। तो उसकी जो फैक्टर पेमेंट है वही क्या है, फैक्टर कॉस्ट है, बोलो। तो उसको वो उसमें एड ऑन करेगा, तो वो कितनी आई, 100 रुपीज। तो इसका मतलब फैक्टर पेमेंट कितनी हुई, 100 हुई, बोलो। अब वो 100 रुपीज किसके पास आ गए, तो वो हाउस होल्ड की क्या होगी, इनकम। और जब हाउस होल्ड की इनकम 100 रुपीज है तो एक्सपेंडिचर भी कितना होगा, समझ में आया। तो वैल्यू एडिशन विल बी इक्वल टू इनकम, इनकम विल बी इक्वल टू, तीनों मेथड से वैल्यू लगभग सिमिलर आती है, थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए इन तीनों मेथड से हम लोग डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या निकालते हैं, डोमेस्टिक इनकम, फिर क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम, ठीक है, बोलो। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं, मान लेते हैं अब उसने जो बीट लिया वो लिया 200 करोड़ का, कितने का, 200 करोड़ का। अब जब 200 करोड़ का, इसका मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, इसका मतलब प्रोडक्शन क्या हुआ, ज्यादा हो गया। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो फैक्टर प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट भी, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा, बोलो। जब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तो लोगों की इनकम भी, वैल्यू एडिशन भी ज्यादा होगा। जब वैल्यू एडिशन ज्यादा होगी तो इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो एक्सपेंडिचर भी, और जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे तो लोग बाय ज्यादा करेंगे, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी। समझ में आया, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है डिमांड ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाती हैं, उन सबकी वैल्यू क्या कहलाती है, एग्रीगेट डिमांड। क्लियर हुआ। और जितनी डिमांड होगी प्रोडक्शन भी, तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, है ना। जितनी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाएंगी उन सबकी टोटल सप्लाई क्या कहलाएगी, एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर हुआ, बोलो। और जितनी एग्रीगेट डिमांड होगी उतनी एग्रीगेट सप्लाई होगी, और जितनी ज्यादा डिमांड होगी नेशनल इनकम की वैल्यू, डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और उतना ही ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्लियर हुआ। तो अगर हमारा कंट्री जितनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेगा, है ना, उतना ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उतना ही लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होंगे, और हमारी ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी। क्लियर हुआ। तो बोलो, तो समझ में आ गया पॉइंट ये। तो पूरी इकोनॉमी किसके ऊपर चलती है, सर्कुलर फ्लो के ऊपर ही काम करती है। समझ में आया, बोलो। हाँ,
तो अब हम बात कर रहे थे किससे, ऑल, देखो इट इज बेस्ड ऑन लंपिंग मेथड और ऑल थ्योरीज आर बेस्ड ऑन इनकम इन एम्प्लॉयमेंट। तो हमारी जो भी गवर्नमेंट है उसकी कोशिश क्या होती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। और एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगा, जब गुड्स की डिमांड होगी। जब डिमांड होगी तो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होगा, और गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होगा तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इन टर्म ऑफ लैंड लेबर कैपिटल, है ना, उनकी रिक्वायरमेंट होगी। और जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनको इनकम मिलेगी, और जब इनकम ज़्यादा होगी तो एक्सपेंडिचर भी, और एग्रीगेट डिमांड भी ज़्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई भी, और जिसकी वजह से लोगों की इनकम बढ़ती जाएगी तो प्राइस भी चेंज होंगे, इन्फ्लेशन भी आएगा। बोलो, लोगों की जब इनकम ज़्यादा होगी, है ना, और जब इनकम ज़्यादा होगी तो लोगों की एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, उतना सप्लाई नहीं हो पाएगा, उतना सप्लाई, और जब उतनी सप्लाई नहीं होगी तो एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर जाएगी किसको, एग्रीगेट सप्लाई को, जिसकी वजह से गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती है, इसी रीजन की वजह से कि हमारा कंट्री कैसा है, डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब है गुड्स एंड सर्विस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी तभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जब गुड्स एंड सर्विस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा तो लोगों के पास मनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी। जब इनकम ज़्यादा होगी तो लोग बाय ज़्यादा करेंगे, जब ज़्यादा बाय करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड एक्सीड करेगी, एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, और इस वजह से इन्फ्लेशन आएगा। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। इसके लिए आरबीआई को सीआरआर और एसएलआर को बढ़ाना पड़ेगा, और आरबीआई सीआरआर एसएलआर बढ़ाएगी तो बैंक के पास फंड्स कम होंगे, और जब बैंक के पास फंड कम होंगे तो बैंक लोन देने के लिए वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डाउन होगा, उसका रिटर्न कम आएगा, और रिटर्न कम आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट का मतलब है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड डाउन होगा। इसलिए हमारी गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पे ज़्यादा फोकस नहीं करती है। इन्फ्लेशन को ना इधर बहुत ज़्यादा हाई जाने देती है, ना ही बहुत ज़्यादा कम रखती है। इन्फ्लेशन को मॉडरेट रखती है। क्या रखती है, मॉडरेट इन्फ्लेशन होना चाहिए। समझ में आया पॉइंट ये। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई भी हो जाएगा तो भी डाउन है, तो हमारी मनी जो इंडियन रुपीज है उसकी वैल्यू डाउन होगी। ठीक है, समझ में आया पॉइंट। इस तरह से पूरी इकोनॉमी काम करती है। समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट? चलिए, इसके बाद तो ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, इकोनॉमिक्स क्या होती है। उसके बाद इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलेंगे किस पे, बिजनेस इकोनॉमिक्स पे। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, देन नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, और फिर स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इस तरह से आपका टॉपिक चलेगा। देखो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है ना, उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, इकोनॉमिक्स, फिर टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, देन फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स पे जाएंगे कि व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, देन बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, देन उसका स्कोप है क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको। डन। और इस तरह से आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तुम्हारी कौन सी क्लास है, मैथ्स की। ठीक है।